स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पृथ्वी में किसी स्थान को जानने के लिए हम लोगों ने ग्लोब के बारे में समझा था, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझा था। मतलब कि यदि हमको किसी स्थान को की जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम लोग ग्लोब का सहारा ले सकते हैं, और अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी स्थान की लोकेशन और वहाँ जाने के लिए हम लोगों को हो सकती है। लेकिन हर जगह हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उसको ले जा सकते हैं। तो उनकी सरलता के लिए हमारे लोगों ने और सरल करने के लिए मानचित्र बनाए, जिनके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि मानचित्र होता क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। यदि हम लोग जैसे मानचित्र की सिंपल परिभाषा देखें तो मानचित्र होते क्या है? यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। यानी कि मानचित्र जैसे हम लोग ग्लोब देखे थे तो उसमें हम लोग एक गोले में पूरी पृथ्वी के हिसाब से, जैसे पृथ्वी में कौन सी जगह पर कहाँ है तो उसमें ग्लोब के माध्यम से हम लोग देख लेते थे। लेकिन इसमें मानचित्र में हम लोग एक चपटी सतह का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है तो ये एक चपटी सतह है इसकी। इसी प्रकार से हम लोग को कोई मानचित्र बनाना है तो हम लोग एक कागज पर या तो कोई चपटी सतह पर हम लोग बना सकते हैं। और पैमाने का मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें हम लोगों को नाप तोल कर ही बनाना पड़ेगा। हम लोगों को किसी जगह जाना है तो उस जगह से कितनी दूरी पर है, उसमें हम लोग किलोमीटर डालते हैं। तो हम लोग इसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले ज़माने में हम लोग टीवियों या देखते थे तो कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार के मैप दिखाए जाते थे। मतलब कि कहीं देश में हम लोग घूमने जाएंगे तो हम लोगों को देश में वहाँ का मैप होना चाहिए था, जिससे हम लोगों को वहाँ घूमने के लिए सहूलियत होती है। और यदि इनके मानचित्र के हम लोग प्रकार देखें तो मानचित्र के हम लोगों को आज तक 3 प्रकार मिलते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र, और दूसरा हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा थीमेटिक। एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग जैसे नंबर 1 को हम लोग समझें तो नंबर 1 पर हमारा कौन सा हो जाएगा? भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र। इसका आपको नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा, मतलब कि प्राकृतिक मानचित्र कि इसमें किन चीज़ों को दर्शाया जाता होगा। तो इसमें हमारे पृथ्वी या किसी स्थान की प्राकृतिक चीजें, यहाँ पे पृथ्वी या किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक चीजें, जैसे कि प्राकृतिक चीजें क्या क्या हो जाती हैं? पेड़ हो गया, पौधे हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, और ऐसे ही करके अनेकों चीजें, प्राकृतिक चीजें इस मानचित्र में दर्शाई जाती हैं। जब हम लोग जैसे अपने भारत का मैप देखेंगे तो एक हम लोगों को प्राकृतिक मैप मिलेगा और एक हम लोगों को दूसरा नंबर का इसमें अभी हम लोग देखेंगे तो वो वाला मैप मिलेगा। दूसरा हो जाएगा हम लोगों का राजनीतिक मैप। दूसरा अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे तो इसमें प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया जाता है। मतलब कि कहीं पर जैसे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास भारत का मैप होगा तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत कहाँ पर है, और इसी प्रकार से अनेकों नदियाँ पता चलती है, और वन भी, हम लोगों को जंगल के बारे में पता चलता है। तो भौतिक एवं प्राकृतिक मैप ये हो जाते हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोग दूसरा देखें नंबर 2 हमारा हो जाए राजनीतिक मानचित्र। कि किसी देश या राज्य या किसी स्थान की, देश या राज्य या किसी स्थान की
सीमाओं को दर्शाने वाला, सीमाओं को दर्शाने के लिए इस मैप का यूज करते हैं, राजनीतिक मैप का। यानी कि किसी देश या राज्य या किसी स्थान की सीमाओं को दर्शाने के लिए हम लोग राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो उसमें हमारे विश्व का मैप हो जाएगा, हमारा विश्व का मानचित्र। उसमें हमारे कई देश होते हैं तो उनकी अलग अलग सीमाएं भी लगती हैं, और इसी में भारत का भी मैप हो जाएगा हमारे। और किसी स्थान का जैसे कि और जगहों का मैप हो जाएगा, तो उसमें हमारे विश्व का मैप होता है। अलग अलग देश हैं, उसमें 7 महाद्वीप हैं और अलग अलग देश हैं। अमेरिका है, उसमें भारत है, रूस है, उनकी अलग अलग सीमाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। इसमें आपको फोटो में जैसे इसमें आपको राजनीतिक मैप में दिख रहा होगा कि फोटो में इसमें हमारे अलग अलग देशों की और भारत का मैप है, जिसमें हमारे भारत के अलग अलग राज्यों की सीमाएं इसमें बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है और महाराष्ट्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, उसी प्रकार से इसमें राजनीतिक मैप में दिखाया जाता है। इसके बाद जैसे हम लोग अब इसके बाद इसका तीसरा प्रकार समझें, तो तीसरे प्रकार को हम लोग थीमेटिक मैप बोलते हैं। नंबर 3 हमारा हो जाएगा थीमेटिक मैप, यानी कि थीमेटिक मानचित्र। ये जो तीसरा प्रकार है ये एक विशेष प्रकार का मैप होता है। इसको हम लोग किसी विशेष स्थान या किसी विशेष जगह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे कि इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विशेष स्थान के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैप हमारे स्पेशल मैप हो जाते हैं, यानी कि इनको किसी देश या किसी राज्य की सीमा दर्शाने के लिए पहाड़ पेड़ पौधे दिखाने के लिए नहीं होता है। इसको हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो इसमें किसी सड़क का मैप हो जाएगा, सड़क मानचित्र। यानी कि उसमें की पूरी सड़कें ही सड़कें बताई गई होंगी कि देश में कितनी सड़कें हैं। दूसरा इसमें वर्षा मानचित्र हो जाएगा। तीसरा किसी विशेष स्थान का, जैसे उद्योग हो गए या हमारा घर हो गया, जिसको ये किसी विशेष स्थान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सड़क मानचित्र। जैसे इसमें सड़क ही सड़क बताई गई होगी। हमारा जो मैप होता है उसमें किसी में ये सड़क का अलग मैप होता है और किसी में वर्षा के लिए अलग मैप होता है, मतलब कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। जैसे हमारे भारत में मेघालय के मार्सेन राम में अभी सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उसमें जो मैप की बुक होती है, एटलस होती है, आप एटलस ले लीजिएगा। उसमें आपको मैपों के बारे में, ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है, उसमें मैपों के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उसमें आपको सभी अलग अलग मैप मिल जाएंगे, जैसे कि सड़क मैप भी उसमें आपको मिल जाएगा, वर्षा का मैप मिल जाएगा। लेकिन ये उद्योग और जो घर के होते हैं, जैसे उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, तो उसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हमारी उद्योग में मशीन कहाँ पर लगी है, उसमें सुपरवाइजर का ऑफिस कहाँ है, मैनेजर का कमरा कहाँ है, उसमें सभी बताया जाता है। उसी प्रकार से हमारे घर के मैप होते हैं कि घर में हम लोगों को जैसे बनवाना होता है कि घर में हमारा बाथरूम कहाँ पर होगा, बेडरूम कहाँ पर होगा, डाइनिंग रूम कहाँ पर होगा और किचन कहाँ पर होगी, तो उसका बनवाने के लिए हम लोग थीमेटिकल मैप का यूज करते हैं, थीमेटिक मैप का, जो कि विशेष प्रकार के मैप होते हैं। अब हम लोग मैप के मानचित्र के कुछ हम लोग इसी के बाद घटक देख लेते हैं कि इनमें मतलब कि घटक क्या होंगे जिससे हम लोगों को मैप बनाने में सरलता महसूस होगी। यदि हम लोगों को मैप बनानी है तो हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम लोगों को सटीक मैप बनाना है तो हम लोग इसमें घटक देखें, मानचित्र के घटक।
मानचित्र के घटक क्या क्या हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा इसमें हमारा दूरी, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा दिशा, और नंबर 3 इसमें हमारा प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे, यानी कि सिंबल्स। इसमें हमारे मानचित्र के 3 घटक हो जाते हैं। यदि हम लोगों को मानचित्र कोई बनाना है तो उसमें हम लोगों को इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है। यानी कि कोई चीज़ कहीं से कितनी दूरी पर है तो उसमें हम लोग दूरी को देखना पड़ता है। दूरी जैसे हम लोग देखें तो जो होती है, बड़े पैमाने वाले मैपों को हम लोग छोटे पैमाने पर बनाते हैं, यानी कि किसी बड़ी जगह को हम लोग छोटे जगह पर बनाएंगे तो हम लोगों के पास छोटा ही स्थान होगा। तो हम लोगों को किसी पेज पे जैसे बनाना है तो उसमें हम लोगों को दूरी कम मान के चलना पड़ता है। जैसे यदि हम लोग मान लें कि 2 मीटर को हम लोग 10 किलोमीटर मान लें, ऐसे ही जो मैप बनाए जाते हैं उनको ऐसे ही बनाया जाता है। मतलब कि दूरी उसमें होती तो ज़्यादा है मगर उसको हम लोग कम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास पेज तो उतना ही है। तो हम लोगों को उसी में पेज या किसी बड़े स्तर पर हम लोग किसी चार्ट में कोई मैप बनाने हैं तो हम लोग उसमें देखना पड़ता है कि उससे हम लोगों को जो बड़ी दूरी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर बराबर जैसे कि 5 किलोमीटर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो हम लोग उसको मान के पूरा नक्शा बना लेते हैं। ऐसी मानचित्र को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, एक तो मैप हो जाता है, दूसरा हम लोग इसको नक्शा बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, इसको हम लोग नक्शा भी बोलते हैं। किसी जगह का हमारे पास नक्शा हो तो हम लोग कहीं पहुंचने के लिए नक्शे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और जब इसमें दूरी तो हम लोगों ने देख ली, इसमें हम लोगों के पास छोटे स्तर पर दूरी मापनी पड़ती है। और इसी में जैसे हम लोग दिशा देखें तो दिशा हमारी, हमने जैसे पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। हम लोग इसे मैप में ऐसे मानते हैं, पहला तो ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इस साइड ईस्ट हो जाएगा, इस साइड साउथ हो जाएगा, और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। हम लोग जब मैप में किसी चीज़ को बनाते हैं, नक्शे में या मानचित्र में कहिए, तो उसमें हम लोगों को दिशाओं का ध्यान बहुत आवश्यक रखना पड़ता है कि हमारे कहीं पर कोई जगह जाना है हम लोगों को तो कौन सी जगह कहाँ पर है। जैसे हमने पिछले वीडियो में अपने समझा था भारत की स्थिति कहाँ समझी थी, तो हमने भारत को नॉर्थ और पूरब में माना था, मतलब कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमने बताया था। तो यदि हम लोग कोई मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को दिशाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे हम लोग दिशाएं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 पढ़ी थी, लेकिन हम लोग इसको और भी बांट सकते हैं। जैसे यदि हम लोग इसको ऐसे बांटें तो ये हमारी उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारी साउथ ईस्ट हो जाएगी। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर नॉर्थ साउथ को ही वैल्यू देते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉर्थ साउथ के हिसाब से पहले नॉर्थ को लिखते हैं, फिर ईस्ट को, और फिर वेस्ट को, फिर नॉर्थ को, फिर वेस्ट को। इसी में हम लोगों का नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ साइड हम लोगों का ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हम लोगों की नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगी। तो ये हमारी 4 एक्स्ट्रा दिशाएं और निकल आए। कौन कौन सी, पहली तो उत्तर पूरब, दूसरी दक्षिण पूरब, तीसरी दक्षिण पश्चिम, और चौथी उत्तर पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं और निकल आई। हम लोगों को जब मैप बनाना होता है तो दिशाओं का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। हम लोग इसमें जैसे कहीं यदि हम लोग को जाना पड़ता है तो मानचित्र के अलावा भी हम लोग एक चीज़ को हम लोग देखते हैं, जैसे कि उसमें हो जाता है हमारे कंपास, हम लोग उसको बोलते हैं कंपास, यानी कि दिशा सूचक, जो कि एक गोल घड़ी के तरह होती है, और उसमें एक इस प्रकार से एक सुई होती है जो कि नॉर्थ साउथ की तरफ होती है, तथा यह ध्रुवों के वजह से इसका काम करता है। यहाँ पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं।
हम लोग इसकी फोटो में हम लोग इसको देख सकते हैं कि कंपास किस प्रकार का होता है। कंपास का भी हम लोग यूज करते हैं कोई कोई जब समुद्री जहाज हम लोग कहीं पर जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को मानचित्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र में तो कोई रास्ता होता नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को दिशा सूचक की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की सहायता से हम लोग कहीं पर जा सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग प्रतीक देखें, मानचित्र का तीसरा घटक में हमारे प्रतीक आ जाएंगे। हमारे घटक में प्रतीक, तो प्रतीक तो हमारे ये सिर्फ सिंबल होते हैं कुछ। जैसे हम लोग कोई मानचित्र देखेंगे तो उसमें कोई पेड़ पौधे बने हो, या तो पहाड़ बने हो या तो नदियां बनी हो, तो उसमें हम लोग प्रतीक के माध्यम से देखते हैं। इसमें जैसे पर्वत हो जाते हैं, वन हो जाते हैं, जंगल हमारे, नदियां, इन्हीं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हम लोगों को मानचित्र में कोई जगह पर पहुंचने के लिए आसानी होती है, जिससे हम लोगों को यदि ये प्रतीकों को फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम लोग कहीं पर पहुंचने में हम लोगों को बहुत ही सुविधा होती है। जैसे हम लोगों ने इसमें ये देखा, ये जो हमारे नॉर्थ साउथ हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो हमारे चार हो गए, ये चार हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, इसलिए हम लोग इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। ये जो चारों हमारी दिशाएं हो गई, इनको हम लोग प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। ये हमारे प्रधान दिग्बिंदु हो जाते हैं, इनको हम लोग प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं, यानी कि हमारी ये चार दिशाएं प्रमुख होती हैं, तो इनको हम लोग प्रधान दिग्बिंदु बोल देते हैं। और ये हमारी उत्तर पूर्व अलग दिशाएं हो गई। जैसे हम लोगों ने प्रतीक देखे, तो प्रतीकों में हम लोगों को कोई भी हम लोग मानचित्र देखते हैं तो उसमें हम लोग प्रतीकों में रंग के हिसाब से समझ लेते हैं कि मतलब कोई चीज़ कौन सी चीज़। हम लोग नीला रंग जो होता है वो हम लोग जलाशयों या तो नदियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई तालाब है कहीं पर तो उसको हम लोग नीले रंग से मानचित्र में दर्शाते हैं। जब हम लोग कोई मानचित्र देखेंगे तो उसमें नीला रंग से जलाशय या कोई नदी दर्शाई गई होती है, और भूरा रंग इसमें पर्वतों को दर्शाने के लिए होता है, यानी कि कोई पर्वत पहाड़ कहीं पर है तो उसको भूरा रंग या कत्थई रंग से दर्शाया जाता है। और जो पीला रंग होता है, पीले रंग से हम लोग पठारों को दर्शाते हैं। और इसी में जो हरा रंग होता है उससे हम लोग मैदान या जंगलों या कोई हरी जगह को, मतलब कि हरी हरियाली वाले खेत या खलिहानों को हम लोग दर्शाने के लिए हरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा, मानचित्र तो हमने 3 प्रकार के देख लिए, लेकिन एक मानचित्र में हम लोगों को ये कच्चा प्रकार ये भी होता है, रेखा चित्र। ये किसी पैमाने पर आधारित नहीं होते, आधारित नहीं होते। और इसमें दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, ये याददाश्तों पर, ये याददाश्त पर आधारित होते हैं। ये हमारी याददाश्त पर आधारित होते हैं, मतलब कि पर आधारित एक कच्चा रूपण होता है। तो ये रेखा चित्र क्या होते हैं, ये किसी पैमाने पर आधारित नहीं होते, मतलब कि हम लोगों ने जैसे इसमें देखे थे
कि हम लोगों के जो मानचित्र होते थे उसमें हम लोगों को पैमाने के आधार पर हम लोगों को बनाना पड़ता था। लेकिन ये जो रेखा चित्र हैं ये हमारे पैमाने पर आधारित नहीं होते, ये सिर्फ हमारी याददाश्त पर आधारित एक कच्चा रूपण होता है। जैसे कि हम लोगों को अपने किसी दोस्त या मित्र के घर पे जाना है तो वो हम लोगों को अपने याददाश्त के तौर पर बता देता है। मतलब कि आप यहाँ स्कूल से निकलेंगे तो स्कूल से आप यहाँ जाते हुए राइट मुड़ जाएंगे और फिर सीधे होते हुए एक पेड़ के पास से सीधे जाते हुए यहाँ से बाएं मुड़ जाएंगे और फिर सीधे जाके ये दोस्त का घर आ जाएगा। तो रेखा चित्र में हम लोगों को जैसे ये देखें इसमें हम लोगों को किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें हम लोगों ने सीधा बता दिया कि स्कूल से हम लोग निकलेंगे तो दाएं मुड़ जाएंगे और फिर वहाँ पेड़ के पास से सीधा होते हुए बाएं मुड़कर सीधा चले जाएंगे तो हमारे दोस्त का घर आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से याददाश्त पर आधारित है। हम लोगों को किसी अपना घर याद होता है तो हम लोगों को दिमाग में ही हम लोगों को सब होता है, उसके लिए हम लोग किसी मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती। रेखा चित्र हो गया। वैसे के बाद जैसे एक चीज़ और होती है उसको हम लोग खाका बोलते हैं। खाका तो ये छोटी चीज़ों को, छोटे पैमाने को बड़े पैमाने पर दर्शाना ही खाका कहलाता है। तो इसमें खाका क्या होता है, मतलब कि छोटे किसी रेखा चित्र को या छोटे पैमाने को बड़े पैमाने पर दर्शाना ही हमारा खाका होता है। इसमें हम लोग जब छोटे से एक पेज के चीज़ को हम लोग बड़े लेवल पर दर्शाएंगे या तो बड़े किसी चार्ट पर बनाएंगे तो उसको हम लोग खाका बोलेंगे। और जैसे हम लोगों ने पिछले प्रतीक देखे तो उसी प्रतीकों में और भी प्रतीक होते हैं। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग रेल लाइन होती है, नदी हम लोग ऐसे ऐसे देख लेते हैं और पहाड़ का ये चित्र हो जाता है। इसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह हमारे मानचित्र में हम लोगों को देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो आज की जैसे हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने मानचित्र के बारे में सब कुछ समझा और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा देखा था कि ग्लोब के माध्यम से हम लोगों ने कैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए सहायता मिलती है। उसी प्रकार से हम लोगों ने आज मानचित्र भी पूरा देख लिया कि मानचित्र में कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, कौन सी चीज़ के इस्तेमाल से हम लोग कहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हम लोगों को ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।